क्या वेस्ट एशिया में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टर्न आ चुका है जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद अरब एलाइज में से एक जॉर्डन ने यूएस की पीठ में चाकू घोंप दिया है। और क्या पाकिस्तान, जो अभी पिछले महीने ही एक पीस डील को ब्रोकर करवाने वाला महान देश बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी सारी कोशिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। आज वेस्ट एशिया से जो खबर आ रही है वो किसी ग्लोबल थ्रिलर स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा बॉम्ब शेल दावा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर अम्मान तक सबके होश उड़ा दिए हैं। आईआरजीसी का कहना है कि उन्होंने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर खड़े यूएस मिलिट्री के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से भयानक हमला किया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईरान का सबसे बड़ा दावा यह है कि इस हमले में उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्डन के ही कुछ अंदर के लोगों ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। यानी इंटेलिजेंस लीक हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम जॉर्डन। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने, अमेरिका के सबसे पुराने मिडिल ईस्टर्न अलाई ने उनकी पीठ में चाकू घोंप दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दावा सच है या ये ईरान की कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी के पीछे की ड्राइविंग फोर्सेस, ग्राउंड रियलिटीज और आने वाले बड़े खतरों को डिकोड करेंगे। इस पूरे मामले की सतह से तह तक जाएंगे। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ग्राउंड पर चल क्या रहा है। आईआरजीसी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि ये पूरा अटैक उनके ऑपरेशन नास्र 2 की 21st वेव का हिस्सा था। उनका कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए उन्होंने जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर यूएस फोर्सेस की 20 फैसिलिटीज या हंगार्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान का दावा है कि इसमें डजन्स यानी दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि वॉशिंगटन और पेंटागन का डेटा थोड़ा अलग है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि जब से ये फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उनके टोटल 17 सर्विस मेंबर्स की जान गई है। पर कैजुअलिटी काउंट जो भी हो, बात यहाँ नंबर्स की नहीं है, बात इंपैक्ट और लोकेशन की है। हमला जॉर्डन की धरती पर हुआ है जहां यूएस मिलिट्री का बहुत बड़ा सेटअप है और इसी सेटअप को टारगेट करने के लिए ईरान ने जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि जॉर्डन के लोकल लोगों ने उन्हें क्रिटिकल कोऑर्डिनेट्स और इंटेलिजेंस दी, जिसके दम पर उन्होंने अकाबा एयरपोर्ट और अल अज़राक एयरबेस पर इतने प्रिसाइज अटैक्स किए। अब सोचिए, अगर ये बात 10% भी सच है तो ये यूएस जॉर्डन रिलेशंस के लिए एक मौत का फतवा है। जॉर्डन हमेशा से अमेरिका का एक स्टॉन्च रीजनल एलाय रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में गाजा और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसकी वजह से जॉर्डन की आम जनता में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्या ये वही गुस्सा है जो अब इंटेलिजेंस लीक्स के रूप में सामने आ रहा है, या फिर ईरान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस मिलिट्री के बीच एक डीप मिसट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईरान का एक मास्टर स्ट्रोक साइकोलॉजिकल मूव हो सकता है ताकि यूएस अपने ही पार्टनर्स पर शक करने लगे। लेकिन इस पूरे मामले का एक और पहलू है और वो है यूएस का रिटेलिएशन। सेंटकॉम यानी यूएस सेंट्रल कमांड पिछले कंसेक्यूटिव 9 नाइट से यानी लगातार 9 रातों से ईरान के अंदर हेवी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। यूएस मिलिट्री के फाइटर जेट्स ईरान के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ब्रिजेस, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और आईआरजीसी के ठिकानों को कॉन्टिन्यूसली बॉम्ब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वी हिट देम वेरी हार्ड और ये स्ट्राइक्स उन अमेरिकन सोल्जर्स के सम्मान में हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और इस वॉर का इम्पैक्ट अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई की धड़क है, वहां पर तनाव अपने पीक पर पहुंच गया है। ओमान की कोस्ट लाइन के पास एक ब्रिटिश कमर्शियल शिप में आग लगने की खबर आई है और वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने खुलेआम एक्सेप्ट किया है कि वो इस चोक पॉइंट में कमर्शियल टैंकर्स को टारगेट कर रहा है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि यूएस नेवी ने कमर्शियल वेसल्स को साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि वो इन सी लेन से पूरी तरह दूर रहे जो ईरानियन कमांड के अंडर आती हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे सिनेरियो की सबसे बड़ी आयरनी को देखते हैं, जिस पिछले महीने यानी जून में पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए यूएस और ईरान के बीच एक हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाया था। सबको लगा था कि शायद वेस्ट एशिया में अब शांति आएगी, दोनों देश एक लास्टिंग पीस अग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो एमओयू अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। जून में पीस डील साइन होती है और जुलाई आते आते दोनों देश फुल स्केल अनडिक्लेयर्ड वॉर में इंगेज हो जाते हैं। इस वक्त
सिचुएशन ये है कि पूरे रीजन में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है। ईरान सिर्फ जॉर्डन को ही नहीं बल्कि उन तमाम अरब नेशंस को टारगेट कर रहा है जहां यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के एयर डिफेंस नेटवर्क्स इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं। वो कॉन्टिन्यूसली ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में लगे हैं। मनामा, जो बहरान की कैपिटल है, वहां पर यूएस एम्बेसी ने इमरजेंसी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है कि ईरान सेंट्रल लोकेशंस को टारगेट कर सकता है। यहां तक कि इजराइल ने भी एक वार्निंग इशू की है कि जो ईरानियन मिसाइल्स जॉर्डन की तरफ ट्रैक हो रही हैं उनसे बॉर्डर एरियाज में भयानक वाइल्ड फायर्स लग सकती हैं जो इजराइल की टेरिटरी तक पहुंचेंगी। तो आखिर में बॉटम लाइन क्या है? वेस्ट एशिया इस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा है जहां डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस फेल हो चुके हैं। ईरान ने जॉर्डन का नाम बीच में घसीटकर एक नया जियोपॉलिटिकल ट्रैप बिछा दिया है। अब अमेरिका को समझ नहीं आएगा कि जॉर्डन पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। अमेरिका अब हिल जाएगा। ट्रंप को अब बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रही होगी कि भैया जॉर्डन हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है। जॉर्डन की आवाम ही उसकी सरकार के खिलाफ है। जॉर्डन के मुसलमान कहीं ईरान की तरफ तो नहीं है। और इन सभी बातों की वजह से अब अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में बहुत कमज़ोर होती दिख रही है। और अगर अमेरिका इस ट्रैप में फंसता है और जॉर्डन पर शक करता है तो रीजनल स्टेबिलिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और अगर ये अटैक्स ऐसे ही चलते रहे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेड पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है। आज वेस्ट एशिया जिस मोड पर खड़ा है वहां से हर एक रास्ता एक बड़े ग्लोबल कैटास्ट्रोफी की तरफ जाता दिख रहा है। अल्लाहू अकबर। क्या मिडिल ईस्ट में एक नया और खतरनाक फ्रंट खुल चुका है? क्यों ईरान अचानक इराक के कुर्दिस्तान रीजन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को तेज कर रहा है? और इस पूरे जियोपॉलिटिक्स का आम लोगों की जेब पर यानी गैस प्राइसेस पर क्या असर पड़ रहा है? और क्या है ईरान का मास्टर प्लान जो इराक से होके गुजरता है और डोनाल्ड ट्रंप को पीछे धकेलता है? आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के एक बड़े एस्केलेशन की, जहां ईरान और यूएस की तनातनी के बीच अब इराक के ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान रीजन पिस रहा है। एक ऐसी कहानी जहां ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, एक्साइल्ड रेबेल ग्रुप्स हैं और इस सब के बीच उलझा है पूरे रीजन का एनर्जी क्राइसिस। अगले कुछ मिनट में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। हम इस मामले की सतह से तह तक जाएंगे। कहानी शुरू होती है हाल ही के संडे से। इराक के कुर्दिस्तान रीजन की कैपिटल अर्बिल के पास रात के लगभग 2 बजे अचानक आसमान गूंज उठता है। एक ड्रोन स्ट्राइक होती है एक कैंप पर। यह कैंप किसी आम जगह का नहीं था, यह ठिकाना था पीएके का, यानी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, जो एक एक्साइल्ड ईरानियन कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप है। पीएके के स्पोक्सपर्सन आदिब खल्दियान ने मीडिया को बताया कि इस ड्रोन अटैक में उनके कम से कम 8 मेंबर जख्मी हुए हैं और उनका सीधा निशाना ईरान पर है। लेकिन बात सिर्फ इस एक अटैक की नहीं है। इससे ठीक 2 दिन पहले यानी फ्राइडे को एक और ईरानियन कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप कुमाला पार्टी पर भी ड्रोन और रॉकेट अटैक्स हुए, पॉलिटिकल टारगेट्स को निशाना बनाते हुए, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। आप सोचें अर्बिल शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये कितना खौफनाक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह होने से पहले पूरे शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके थे। ये वही अर्बिल है जहां एक बड़ा यूएस कॉन्सुलेट कॉम्प्लेक्स है और एयरपोर्ट पर यूएस लेड कोalition के मिलिट्री एडवाइजर्स रहते हैं। भैया ईरान का पैटर्न समझिए और सीज फायर के टूटने के बाद इराक पर हमले के पीछे का मास्टर प्लान क्या है वो भी देखिए। सवाल ये उठता है कि ईरान इन कुर्दिश ग्रुप्स को निशाना क्यों बना रहा है? देखिए, ये जो पीएके और कुमाला जैसे ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली ईरानियन कुर्दिश रिबेल्स हैं जो ईरान की सरकार के खिलाफ हैं और इराक के कुर्दिस्तान रीजन में एक्साइल्ड हैं, यानी शरण लेकर रह रहे हैं। ईरान इन्हें अपने लिए एक बड़ा थ्रेट मानता है। दरअसल अप्रैल में एक सीज फायर अनाउंस हुआ था जिसमें लगा था कि शांति आएगी, लेकिन एक्सपर्ट जर्नलिस्ट का मानना है कि ईरान ने सीज फायर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ये हाल के अटैक्स अब तक का सबसे बड़ा एस्केलेशन है। ईरान का पैटर्न बड़ा साफ है। जब भी वो डोमेस्टिक प्रेशर में होता है या रीजनल पावर दिखानी होती है, वो इन कुर्दिश बॉर्डर एरियाज को टारगेट करता है। और इस बार बात सिर्फ इन रिबेल्स तक महदूद नहीं है। ये पूरी लड़ाई अब यूएस और ईरान के बीच का एक प्रॉक्सी वॉर बन चुका है।
अब भैया अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो इस करंट क्राइसिस की शुरुआत लगभग 2 हफ्ते पहले हुई थी, जब ईरान ने गल्फ में शिप्स को टारगेट करना शुरू किया था। उसके बाद यूएस ने रिटेलिएट किया और लगभग 8 दिनों तक बॉम्बिंग की। बात वहां भी नहीं रुकी। जॉर्डन में एक मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकी सोल्जर्स की जान चली गई, जिसका इल्जाम भी ईरान बैक ग्रुप्स पर लगा। और अब ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को इराक के कुर्दिस्तान तक स्प्रेड कर दिया है। इंटरेस्टिंगली ये अटैक्स ठीक तब तेज हुए जब इराक के प्राइम मिनिस्टर अपनी यूएस विजिट खत्म करके लौटे हैं। ईरान दुनिया को और खासकर यूएस को दिखाना चाहते हैं कि इराक के ऊपर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, और अगर यूएस ने उस पर प्रेशर बनाया तो वो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी कड़ी निंदा की है और ईरान से कहा है कि वो इन अनजस्टिफाइड अटैक्स को तुरंत रोक दे। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का असली असर तब समझ आता है जब वो आम जनता की जेब पर हिट करता है। हमें वैसे तो मतलब नहीं है कि इराक में हमले हो गए क्या, लेकिन अगर हमारे यहाँ का पेट्रोल डीजल गैस महंगा होगा तो आप एकदम से दिलचस्पी लेंगे। इन ड्रोन अटैक्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से सुलेमानी प्रोविंस में जो मशहूर खोर मोर गैस फील्ड है, वहां प्रोडक्शन को टेम्परेरीली सस्पेंड करना पड़ा है। रिजल्ट ये है कि सिर्फ एक वीकेंड के अंदर पूरे कुर्दिस्तान रीजन में हाउस होल्ड गैस, यानी जो गैस सिलेंडर लोग घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें दुगनी हो गई हैं। एक तरफ आसमान से ड्रोन्स बरस रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोग बेसिक जरूरतों के लिए तरस गए हैं। और भैया, इराक जैसे देश में कोई बड़ी बड़ी सुविधाएं तो है नहीं। वहां आम खाने की चीजें भी लोगों से छीन लोगे तो वहां लोग कहां जाएंगे। लोकल मीडिया रुदाओं ने रिपोर्ट किया है कि लोग पैनिक में हैं क्योंकि यूएस ईरान की इस तनातनी ने उनकी डेली लाइफ को महंगा और बहुत मुश्किल बना दिया है। किसी भी वक्त कहीं भी हमला हो सकता है और इराकी लोग अब डरे हुए हैं। तो बात बिल्कुल साफ है कि कुर्दिस्तान अब मिडिल ईस्ट के इस नए पावर स्ट्रगल का एपिसेंटर बनता जा रहा है। एक तरफ मिलिट्री एस्केलेशन है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसे में क्या यूएस और इराक मिलकर कुर्दिस्तान को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या ईरान इस रीजन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त एक महाविनाश की कगार पर खड़ा है। युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि एक तरफ आसमान से मिसाइल्स बरस रही हैं तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे महाशक्तियां घुटनों पर आकर समझौते की भीख मांग रही हैं। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करने को क्या मजबूर हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में ईरान से सीज फायर यानी युद्ध विराम की भीख मांगी है? और ईरान का वो खौफनाक जवाब क्या है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? आज की इस वीडियो में हम इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत को खोलेंगे, इस कहानी की सतह से तह तक जाएंगे। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने वॉशिंगटन से लेकर दोहा तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के सपोर्ट वाले 10 दिनों के कतरी सीज फायर प्रपोजल को ना सिर्फ लात मारी है, बल्कि उसके साथ मिसाइल दागकर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। ईरान की तरफ से सीनियर एनालिस्ट और उनकी नेगोशिएटिंग टीम्स के बेहद करीबी सलाहकार मोहम्मद मरांदी ने अमेरिका को एक सीधा और ब्लंट मैसेज दे दिया है कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट, यानी इसके बारे में सोचना भी मत। अब समझने वाली बात यह है कि इस 10 दिन के सीज फायर प्रपोजल में ऐसा क्या था और अमेरिका इसके लिए इतना उतावला क्यों है? दरअसल इस प्रपोजल के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के 2 बेहद क्रिटिकल शिपिंग लेन्स को फिर से खोलने की बात की गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की वो दुखती रग है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और ये अगर बंद रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर आसमान छू लेंगी और अमेरिकन इकोनॉमी चरमराएगी। ट्रंप प्रशासन इसी तबाही से बचना चाहता है, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। ईरान का कहना है कि उनके सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वो बदला है जो 17 जुलाई को जॉर्डन में हुए हमले के बाद से फिर शुरू हुआ है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एक तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बयान दे रहे हैं कि वॉशिंगटन अब भी तेहरान के साथ एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन यानी कूटनीतिक रास्ते के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ये तथाकथित ओपननेस जमीन पर नहीं दिख रही। अमेरिका लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और ईरान जो बदला ले रहा है उससे कांप उठा है पूरा यूएस। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर हुकार भरी है कि अमेरिका सेना ईरान को वेरी हार्ड यानी बहुत बुरी तरह से हिट कर रही है।
और ट्रंप का कहना है कि ये हमले उन अमेरिकन सैनिकों के सम्मान में किए जा रहे हैं जो 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरानी हमले के दौरान मारे गए थे। लेकिन भैया अब इन नए हमलों के बाद चलो कम से कम यूएस ने ये तो माना कि हमारे सैनिक मर रहे हैं, और ईरान जो मिसाइल्स ड्रोन्स छोड़ रहा है उसका जवाब अब ना तो पेट्रियट सिस्टम के पास है और ना ही किसी और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के पास। यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि उन्होंने जॉर्डन से अपने मिलिट्री पर्सनल्स के अवशेष बरामद किए हैं, और इसके साथ ही इराक में भी अमेरिकन सर्विस मेंबर की मौत की खबर से पूरा यूएस कांप गया है, पूरा यूएस हिल गया है। यानी ट्रंप अपनी जनता को यह दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो सीज फायर के लिए कतर के जरिए हाथ पैर भी मार रहा है, इनडायरेक्टली हाथ जोड़ रहा है वो ईरान के सामने। इस पूरी महायुद्ध की आंच अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें पड़ोसी देश भी चपेट में आ गए हैं। मंडे को बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में एयर रेड सायरन्स बजा दिए। बहरीन के आसमान में जब ये सायरन्स गूंजे तो नागरिकों की और निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। पैनिक का माहौल ऐसा है कि बहरीन में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। बहरीन क्यों टारगेट पर है? क्योंकि बहरीन में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण यूएस 5th फ्लीट का बेस है। बहरीन और कुवैत जैसे देश जो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को होस्ट करते हैं, वो इस वक्त ईरान के सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस महीने की शुरुआत में एक सीज फायर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, लेकिन वो समझौता पूरी तरह से टूट चुका है और इन खाड़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है। मनामा में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने तो बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट जारी किया है कि ईरान सेंट्रल मनामा में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। तो कहानी का लबुलाब ये है दोस्तों कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, भारी भरकम हमलों का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चैनल डिप्लोमेसी के जरिए कतर को आगे करके ईरान से मिसाइल रोकने की गुहार लगा रहे हैं, ईरान से युद्ध विराम के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। लेकिन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इस वक्त किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। उनके पास अपर हैंड है और वो उसे बरकरार रखना चाहती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका के इस प्रपोजल की जगह सिर्फ कूड़ेदान में है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा, या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के डर से ट्रंप को अब और झुकना पड़ेगा, यूएस को अब और बेइज्जत होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में अगला कदम किसका होगा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त एक महाविनाश की कगार पर खड़ा है। युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि एक तरफ आसमान से मिसाइल्स बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे महाशक्तियां घुटनों पर आकर समझौते की भीख मांग रही हैं। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करने को क्या मजबूर हो गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में ईरान से सीज फायर यानी युद्ध विराम की भीख मांगी है, और ईरान का वो खौफनाक जवाब क्या है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत को खोलेंगे, इस कहानी की सतह से तह तक जाएंगे। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने वॉशिंगटन से लेकर दोहा तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका के सपोर्ट वाले 10 दिनों के कतरी सीज फायर प्रपोजल को ना सिर्फ लात मारी है, बल्कि उसके साथ मिसाइल दागकर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। ईरान की तरफ से सीनियर एनालिस्ट और उनकी नेगोशिएटिंग टीम्स के बेहद करीबी सलाहकार मोहम्मद मरांदी ने अमेरिका को एक सीधा और ब्लंट मैसेज दे दिया है कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट, यानी इसके बारे में सोचना भी मत। अब समझने वाली बात यह है कि इस 10 दिन के सीज फायर प्रपोजल में ऐसा क्या था और अमेरिका इसके लिए इतना उतावला क्यों है। दरअसल इस प्रपोजल के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के 2 बेहद क्रिटिकल शिपिंग लेन्स को फिर से खोलने की बात की गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की वो दुखती रग है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और ये अगर बंद रहा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर आसमान छू लेंगी और अमेरिकन इकोनॉमी चरमराएगी। ट्रंप प्रशासन इसी तबाही से बचना चाहता है, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। ईरान का कहना है कि उनके सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वो बदला है जो 17 जुलाई को जॉर्डन में हुए हमले के बाद से फिर शुरू हुआ है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि एक तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बयान दे रहे हैं कि वॉशिंगटन अब भी तेहरान के साथ एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन यानी कूटनीतिक रास्ते के लिए तैयार है,
लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ये तथाकथित ओपननेस जमीन पर नहीं दिख रही। अमेरिका लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और ईरान जो बदला ले रहा है उससे कांप उठा है पूरा यूएस। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर हुकार भरी है कि अमेरिका सेना ईरान को वेरी हार्ड यानी बहुत बुरी तरह से हिट कर रही है और ट्रंप का कहना है कि ये हमले उन अमेरिकन सैनिकों के सम्मान में किए जा रहे हैं जो 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरानी हमले के दौरान मारे गए थे। लेकिन भैया अब इन नए हमलों के बाद चलो कम से कम यूएस ने ये तो माना कि हमारे सैनिक मर रहे हैं और ईरान जो मिसाइल्स ड्रोन्स छोड़ रहा है उसका जवाब अब ना तो पेट्रियट सिस्टम के पास है और ना ही किसी और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के पास। यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि उन्होंने जॉर्डन से अपने मिलिट्री पर्सनल्स के अवशेष बरामद किए हैं और इसके साथ ही इराक में भी अमेरिकन सर्विस मेंबर की मौत की खबर से पूरा यूएस कांप गया है, पूरा यूएस हिल गया है। यानी ट्रंप अपनी जनता को यह दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो सीज फायर के लिए कतर के जरिए हाथ पैर भी मार रहा है, इनडायरेक्टली हाथ जोड़ रहा है वो ईरान के सामने। इस पूरी महायुद्ध की आंच अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें पड़ोसी देश भी चपेट में आ गए हैं। मंडे को बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में एयर रेड सायरन्स बजा दिए। बहरीन के आसमान में जब ये सायरन्स गूंजे तो नागरिकों की और निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। पैनिक का माहौल ऐसा है कि बहरीन में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। बहरीन क्यों टारगेट पर है? क्योंकि बहरीन में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण यूएस 5th फ्लीट का बेस है। बहरीन और कुवैत जैसे देश जो अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को होस्ट करते हैं वो इस वक्त ईरान के सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस महीने की शुरुआत में एक सीज फायर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, लेकिन वो समझौता पूरी तरह से टूट चुका है और इन खाड़ी देशों को भुगतना पड़ रहा है। मनामा में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने तो बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट जारी किया है कि ईरान सेंट्रल मनामा में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। तो कहानी का लबुलाब ये है दोस्तों कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, भारी भरकम हमलों का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चैनल डिप्लोमेसी के जरिए कतर को आगे करके ईरान से मिसाइल रोकने की गुहार लगा रहे हैं, ईरान से युद्ध विराम के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। लेकिन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इस वक्त किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। उनके पास अपर हैंड है और वो उसे बरकरार रखना चाहती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका के इस प्रपोजल की जगह सिर्फ कूड़ेदान में है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के डर से ट्रंप को अब और झुकना पड़ेगा, यूएस को अब और बेइज्जत होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में अगला कदम किसका होगा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.